क्राइम की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि यहाँ पर चोर पुलिस का खेल हमेशा चलता ही रहता है। अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग यही होती है कि कोई भी सबूत क्राइम सीन पर वो ना छोड़ पाए। चाहे उसने कोई कत्ल किया हो या कोई चोरी या डकैती की हो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से कोई भी सबूत उस वहाँ पर ना छूटे। इसको अगर मैं क्रिकेट की दुनिया से के तरीके से आपको समझाना चाहूँ, तो जो खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है, उसको हर बॉल ठीक चाहिए, तभी वो अपने 50 या 100 रन पूरे बनाएगा। लेकिन जो बॉलिंग कर रहा है, उसको सिर्फ़ एक बॉल ही ठीक चाहिए। उसकी एक बॉल ठीक डिलीवरी हुई और उसी से उसको विकेट मिल जाता है और बैट्समैन का पूरा जो खेल है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जो चोर और पुलिस का खेल है, चोर को बहुत ज़ीरो इन करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने कई-कई साल इस चीज़ की प्लानिंग करी है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करे हैं। कोई भी कत्ल करने से पहले या कोई भी अपराध या कोई भी लूट या कोई भी चोरी करने से पहले, कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सबूत हम पुलिस के पास ना छोड़ पाएँ, जिससे पुलिस हमको पकड़ ले। और जब पुलिस उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो सिर्फ़ एक ही सबूत ऐसा ढूँढती है, जिससे वो अपराधी को पकड़ ले। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस को कोई भी सबूत मिलता ही नहीं, और जब पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता, उसके बाद भी पुलिस उस अपराधी को कैसे पकड़ती है, ये चीज़ बहुत देखने लायक है। और ये चीज़ बहुत सुनने में भी ऐसा क्लाइमैक्स को बहुत मज़ा और बहुत अच्छा लगता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। उसके बार-बार ढूँढने से, कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज, ना कोई ऐसी मोबाइल की लोकेशन, ना कॉल हिस्ट्री, ना सीडीआर, सारी चीज़ पुलिस ज़ीरो इन करती है, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके से अपराधी का कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं आता। लेकिन उसके बाद पुलिस ऐसी तिगड़म, और कहते हैं कि अब पुलिस भी झूठ बोलती है या पुलिस अपराधी को धोखा देती है, तो पुलिस फिर ऐसा चक्रव्यूह बिछाती है, जिससे कोई भी सबूत पुलिस के पास ना होने के बाद भी वो अपराधी को पकड़ती है। और अपराधी खुद अपने मुँह से सारे सबूत और सारी चीज़ें अपने मुँह से बताता है कि किस तरीके से उसने अपराध किया, और उस अपराध को वो एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी दिल्ली से है। एक महिला पुलिस स्टेशन आती है और वो बताती है कि उसका बेटा, जिसका नाम शिवम है, उम्र उसकी 10 साल है, घर से बाहर खेलने के लिए गया था और उसके बाद वो वापस नहीं आया। और मैंने जितने भी मेरे आस-पास के पड़ोसी हैं, या जहाँ पर वो खेलने के लिए जाता था, जिस मैदान में, या जो भी उसके दोस्त थे, मैंने सब जगह उसको पता करा, सब जगह देखा, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। तो आप उसको हमें उसको प्लीज़ उसको गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखें और उसको ढूँढें। अब क्योंकि छोटे बच्चे का मामला था, और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, जब बच्चे का कोई मामला होता है, तो हर आदमी उसको अपने बच्चे से मिलाकर ही देखता है। अब जितने भी आस-पड़ोस के लोग थे, सब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वो सारी चीज़ें पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि किसी भी तरीके से शिवम का पता लगाया जाए और उसको ढूँढा जाए। खैर, पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद फिर उसकी माँ से उसकी डिटेल लेती है कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, जो पुलिस का एक अपना तरीका है। तो वो महिला बताती है कि कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी और कुछ दिन सब ठीक-ठाक रहा। उसके बाद उसके पति से उसकी अनबन शुरू हो गई और दोनों में लड़ाई-झगड़ा होने लगा। उसके बाद वो अपने माता-पिता के घर आ जाती है और डिवोर्स का केस फाइल कर देती है। मुकदमा चलता है, दोनों की डिवोर्स हो जाती है। अब क्योंकि बच्चा 10 साल का था, तो माँ और बाप दोनों ही बच्चे की कस्टडी माँगते हैं। लेकिन अब बच्चा छोटा है, तो जज बच्चे को माँ के पास छोड़ने का फैसला सुनाता है, और ये भी बताते हैं कि हफ्ते में या महीने में 1 या 2 बार जो बच्चे के पिता हैं, वो उससे मिल सकते हैं और उसको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, उसको जो भी खिला-पिला सकते हैं, मतलब उसके साथ रह सकते हैं वो। अब इस बात पर दोनों का डिवोर्स हो जाता है और उसके बाद फिर यही जो प्रतिक्रिया है शुरू हो जाती है। अब उसके पिता आते, उस बच्चे को, शिवम को लेते, उसको अपने साथ ले जाते। उसके बाद जो भी उसको खिलौने वगैरह दिलाने हैं या जो भी उसको खिलाना-पिलाना है, और शाम को उसकी माँ के पास उसको छोड़ जाते और चले जाते।
ये सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर शिवम अब गायब है। तो पुलिस को लगता है सबसे पहले जो पिता हैं, उन्हीं से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा बचा नहीं है, जिसमें अपराध ना हुआ हो। चाहे वो भाई-बहन हैं, माँ-बाप हैं, बेटा-बेटी, सभी अ, रिश्ते अपराध में जुड़ चुके हैं। अब क्योंकि रिश्ते जो पति-पत्नी का अच्छा था नहीं, तभी उनका डिवोर्स हुआ और जो पिता था, उसको सिर्फ़ एक ही बार मिलने का महीने में, हफ़्ते में मौका मिलता था। तो हो सकता है इस चीज़ का उसको गुस्सा हो और कई बार माता-पिता ये भी सोचते हैं या पिता का ये भी सोच सकता है कि अगर ये मेरे पास नहीं रह सकता तो मैं उसके पास भी इसको नहीं रहने दूँगा, और ये सोचकर पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी हो। कई बार मन में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाप अपने बेटे को कैसे मार सकता है? लेकिन बहुत सारी क्राइम स्टोरी मैंने भी आपको सुनाई है, जिसमें ऐसा कोई अछूता है नहीं, जो क्राइम ना करता हो। खैर, अब पुलिस बाप की ज़ीरो इन करती है, जो शुभम के पिता थे। उनके सीडीआर, उनकी लोकेशन, उनकी कॉल हिस्ट्री, किसी सुपारी किलर को उन्होंने कोई सुपारी दी हो, ये सारी चीज़ें ज़ीरो इन करती है। तो पता चलता है कि ना ही तो वो उस वक़्त वहाँ पर थे, और जहाँ पर वो उस वक़्त थे, उसके पूरे सबूत मिलते हैं, जो उनके कुछ गवाह होते हैं, जो बताते हैं कि वो उस वक़्त वहीं थे। कॉल हिस्ट्री देखी जाती है कि किसी ऐसे आदमी से इन्होंने बात की हो, किसी को सुपारी दी हो, या कोई इनका दोस्त ऐसा कोई क्राइम से जुड़ा हुआ हो। लेकिन कुल मिला-जुलाकर ऐसा होता है कि पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है, और पुलिस को लगता है कि शिवम के पिता की इसके अंदर कोई हाथ है नहीं। उसके बाद फिर जहाँ पर शिवम की माँ रहती थी, वहाँ आस-पड़ोस में कि ऐसा कोई साइको किलर तो नहीं रहता है, या किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा बच्चे-बच्चे में खेल में हो जाती है और कोई उसके दुश्मनी रखता हो, तो वहाँ भी पुलिस के हाथ ऐसा कुछ आता नहीं है, और पुलिस फिर खाली हाथ। उसके बाद अब क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव है, जो भी पूरा इलाका था, अब क्योंकि कहानी दिल्ली की है, दिल्ली या कहीं की भी हो, अपराध तो अपराध ही है, लेकिन एक दबाव हर जगह का अलग-अलग होता है। तो पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, और पुलिस के हाथ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, जहाँ से वो शिवम का पता लगा पाए। सारे सीसीटीवी चेक करती है, तो वहाँ पे भी वो बच्चों के साथ खेल रहा है और खेलता ही जा रहा है, और कहीं पर भी कोई ऐसा अपराधी उसके हाथ पुलिस के लगता नहीं है। अब पुलिस को लगता है कि क्यों ना अब माँ की तरफ से सारी चेक करी जाए कि कहीं माँ का किसी के साथ कोई अफ़ेयर तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई लड़ाई-झगड़ा तो नहीं है, या कोई उसके जो भाई वगैरह हैं, माँ-बाप हैं। तो पुलिस वहाँ पर सारी चेकिंग करती है। लेकिन इस क्राइम स्टोरी में, जो मैं आपको सुना रहा, इसके अंदर पुलिस के हाथ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती, जिससे वो उस बच्चे की गुमशुदगी का पता लगा पाए, और पुलिस घूम फिर कर फिर ज़ीरो पर आ जाती है। और अब पुलिस इतनी परेशान हो जाती है, इतनी कन्फ्यूज़ होती है कि बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ? कहीं से कोई ऐसा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है, जिससे कुछ ऐसा पता चल सके। उसके बाद फिर पुलिस घूमती-फिरती, फिर उसकी माँ के पास आती, फिर उससे बातें करती। तो यहाँ पर एक किरदार की एक एंट्री होती है, जिसका नाम था बिट्टू। क्योंकि वो हर बार उसकी माँ के साथ और जो उसके आस-पड़ोसी थे, पुलिस स्टेशन आते थे, पुलिस पर दबाव बनाते थे कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आप उस बच्चे का पता नहीं लगा रहे हो। क्योंकि बच्चे का जो जो किडनैपिंग होती है, या बड़ा आदमी भी हो, कोई भी महिला हो, तो जितने दिन ज़्यादा गुज़रते जाते हैं, तो किडनैपिंग के मामले में उतना ही खतरा बढ़ता जाता है, जिसकी किडनैपिंग हुई है उसकी जान के लिए। क्योंकि एक आदमी को कहीं पकड़ के रखना, तो वो बोलेगा भी, चिल्लाएगा भी, उसको खाना भी देना है, और जहाँ पे उसको रखा हुआ है वो कोई उसकी आवाज़ भी सुन सकता है। तो जो किडनैपर है, वो इन चीज़ों से परेशान हो जाता है, और अगर उसको जल्दी से उसके पैसे, या वो जो जिस कारण से उसने उसको उठाया है, वो अगर कारण उसका पूरा नहीं होता, तो वो फिर गुस्से में या अपने डर की वजह से उसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पर पुलिस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जितनी देर हो रही है, शिवम की जान उतनी खतरे में है, और कहीं ऐसा ना हो कि किडनैपर उसको मार दे। तो यहाँ पर बिट्टू से पुलिस पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि उसके पड़ोस का ही रहने वाला है, और वो उसके साथ बहुत खेलता था। उसकी माँ उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि जो शिवम की माँ थी, अब अपने माँ-बाप के पास रह रही थी, वहीं के पास, और बिट्टू भी वहीं का रहने वाला था। तो यहाँ पर एक बात थी कि दोनों ही बचपन से एक-दूसरे को जानते थे, तो पुलिस के हाथ में कोई ऐसा चीज़ आती नहीं। लेकिन अब जो शिवम की माँ थी, उससे पुलिस बिट्टू के बारे में पूछती है, और जो पूछताछ करती है कि कैसा आदमी है,
इसका कोई ऐसा आपराधिक कोई पीछा रिकॉर्ड है? क्या इसने कभी आपको इसके कोई भी ऐसा कोई बिहेवियर ऐसा हो जिससे आपको ऐसा लगता हो कि कोई नुकसान पहुंचा सकता है? तो शिवम की माँ सीधा-सीधा मना करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो बहुत अच्छा आदमी है, और वो कई बार उसको खाने को भी देता था, गिफ्ट भी ला के देता था, और उसके साथ घुला-मिला रहता था। अब क्योंकि हम पास में ही रहते हैं, तो आपस में बहुत प्यार-मोहब्बत थी। अब पुलिस को लगता है कि यहाँ पर भी फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन पुलिस को कहीं न कहीं शक यही रहता है कि एक आदमी है जिसका डायरेक्ट रिश्ता कुछ भी उससे, शिवम से या शिवम की माँ से नहीं है। ना ही वो उसका भाई है, ना ही उसका चाचा है, ना ही मामा है। तो फिर इस तरीके से इतना ध्यान रखने की उसको क्या ज़रूरत थी? तो फिर पुलिस को, जो शिवम की माँ थी, उसको पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे इस बात का बहुत ध्यान से उसको अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहती है, और उससे कहती है कि तुम हमें सोच कर बताओ कि बिट्टू की कोई ऐसी बात या कोई उसकी जो बॉडी लैंग्वेज कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम्हें कभी भी थोड़ा अजीब लगा हो। तो यहाँ पर बिट्टू की जो बातें वो बता रही है पुलिस को, शिवम की माँ, वो बताती है कि एक बार क्योंकि मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मैं शिवम के साथ हम माँ बेटे यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक बार बिट्टू मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था, क्योंकि आपका डिवोर्स हो ही चुका है और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो तुम इसको कैसे काटोगी, और मेरी अभी शादी हुई नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो जिसके लिए मैंने उसको मना कर दिया, और मैंने उससे यही कहा कि देखो, मेरे पास मेरा बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है, शिवम है, और मेरा डिवोर्स हो ही चुका है। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटे की परवरिश में गुजार दूँगी, और मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी है। क्योंकि एक शादी का जो मेरा अनुभव है इतना ख़राब रहा है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है दूसरी शादी करने के लिए। बिट्टू उसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करता है, समझाता है, लेकिन शिवम की माँ उसको साफ-साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर पुलिस के हाथ में एक चीज़ ये थी कि हो सकता है उसको ऐसा लगा हो कि इसने जो मेरा ऑफ़र था, जो मेरा शादी का प्रपोज़ल था, उसको मना कर दिया, उसने गुस्से में शिवम की हत्या कर दी। अब उसके बाद वो बिट्टू की फिर से ज़ीरो इन करती है, उसकी कॉल डिटेल वगैरह, वो उस वक़्त कहाँ था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल ये थी, क्योंकि दोनों आस-पड़ोस में ही रहते थे। तो जो भी टावर है, मोबाइल टावर, तो दोनों का लोकेशन एक ही दिखाएगा। अब यहाँ पर पुलिस के हाथ कोई कुछ ऐसा आ नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का लोकेशन एक है, दोनों मिलते-जुलते भी हैं। तो पुलिस बड़ी मुश्किल में होती है। पुलिस को ये लग रहा है कि अब किस तरीके से ऐसा पता लगाया जाए, जो हम अपराधी को पकड़ें, और घूम घूम फिर कर पुलिस का जो शक होता है, वो बार-बार बिट्टू के ऊपर ही आता है। अब क्योंकि पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि उसने उसकी माँ को शादी के लिए प्रपोज़ भी किया है। अब जब पुलिस के हाथ में कुछ ऐसा लगता ही नहीं, तो पुलिस को लगता है कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, और अपराधी हमें बिट्टू ही लग रहा है, जो भी हमें शक है बिट्टू के ऊपर है। तो ऐसा क्या किया जाए जो ये खुद सारी बातें बोले? खैर, पुलिस बिट्टू को पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब बिट्टू को यही लगता है कि कई बार मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ और पुलिस पर दबाव भी बना ही रहा हूँ शिवम को ढूँढने के लिए। कई बार मैं पुलिस स्टेशन आ ही चुका हूँ और मैं पुलिस के ऊपर दबाव बना रहा हूँ सबके साथ मिलकर शिवम को ढूँढने के लिए। तो पुलिस ने इसी तरीके से मुझे पूछताछ के लिए बुलाया होगा कि वो कहाँ पे जाता था, क्या खाता था, किससे मिलता था। अब बिट्टू बड़ी खुशी-खुशी पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ पर जाकर जो पुलिस पूरी तैयारी के साथ बैठी थी, वो उससे पूछताछ करती है, और धीरे-धीरे घुमा-फिरा कर पूछती है। बिट्टू उनके जवाब देता रहता है। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस उससे डायरेक्ट पूछना शुरू करती है, तुमने ही शिवम की किडनैपिंग की है और हमें सब पता है। अब ये सुनते ही बिट्टू की हालत ख़राब हो जाती है, उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। उसको लगता है कि पुलिस को कैसे पता चला, या पुलिस ऐसा कैसे कह सकती है। अब क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका सारे अपराधियों को, या क्योंकि बिट्टू कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, उसको इतनी इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो पुलिस यहाँ पर उससे झूठ बोलती है, और एक नहीं कई सारे उससे झूठ बोलती है। पुलिस उसको बताती है कि तुम सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हो, और जो मोबाइल टावर है, जो तुम्हारा सीडीआर है, उससे बिल्कुल हमें ये पता लगा है कि तुम उस वक़्त शिवम के साथ थे, और उसके बाद तुम कई बार वहाँ पर गए हो, और कई बार हमने तुम्हारा पीछा किया है। अब ये सारी बात सुनकर बिट्टू की हालत ख़राब हो जाती है। उसको लगता है कि इन्होंने मेरा पीछा किया है, और मोबाइल जो टावर है, सीडीआर है, वो इनको बता रही है
और पुलिस फिर उसको थोड़ा अपने तरीके से और उस पर दबाव डालती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर जो पुलिस का अपना तरीका है। अब यहाँ पर बिट्टू टूट जाता है और वो पुलिस के झूठ को सच समझ लेता है। उसको लगता है कि वाकई में ही ऐसा कोई सीडीआर निकलता होगा, ऐसी कोई लोकेशन से पता चल जाता होगा। कुछ इस तरीके से पुलिस उससे झूठ पे झूठ बोलती जाती है कि जिससे बिट्टू को ये यकीन हो जाता है कि पुलिस को सब पता है। और उसके बाद फिर बिट्टू कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। उसके बाद वो एक तालाब के पास पुलिस को लेकर जाता है और वो बताता है कि इसके अंदर शिवम है। अब पुलिस गोताखोर बुलाती है और वहाँ पर ढूंढती है, शिवम मिलता नहीं। उसके बाद फिर वो जगह बताता है बिल्कुल बीच तालाब के अंदर। पुलिस खुद उतरता है और वहाँ से गोताखोरों के साथ शिवम की जो सड़ी गली जली मासूम की बॉडी थी वो उसके अंदर से निकलती है। खैर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अब बिट्टू से पूछताछ करी जाती है और उसको कि कहानी क्या थी और तुमने ऐसा क्यों करा। जो एक मासूम है जिसने कोई ऐसा गुनाह करा ही नहीं है, उसको बेचारे को ये भी नहीं पता कि तुमने उसकी हत्या क्यों करी। तो वो बताता है कि वो शिवम की माँ से शुरू से ही बचपन से ही बहुत प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। अब वो अपने घर वालों को उसके घर वालों के पास भेजता है शादी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो शिवम की माँ के जो परिवार वाले थे, जो उसके माता पिता थे, वो बिट्टू के परिवार वालों को साफ साफ मना कर देते हैं कि हम बिट्टू के साथ शिवम की माँ की शादी नहीं करेंगे। और इससे जो बिट्टू है उसका दिल टूट जाता है और उसको लगता है जिससे उसने प्यार करा, जबकि उसका एक तरफा प्यार था। शिवम की माँ को इस बात का कुछ पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था। अब यहाँ पर बिट्टू सब्र कर लेता है और शिवम की माँ की शादी हो जाती है और उसके बाद शिवम पैदा होता है। यहाँ पर बिट्टू उसको भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उसने एक तरीके से सब्र कर लिया कि ठीक है, मैं कुंवारा ही रहूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा, या उसको कोई ऐसा अच्छा रिश्ता उस वक्त तक ना मिला हो। कुल मिलाकर जो बात थी वो ये थी कि जब तक उसका डिवोर्स होता है तो बिट्टू की शादी नहीं होती। और यहाँ पर जब उसका डिवोर्स होता है शिवम की माँ का, तो बिट्टू के लिए एक उम्मीद फिर जग जाती है। उसको लगता है कि अब तो इसका डिवोर्स हो चुका है और एक बच्चा भी है, तो शायद एक मजबूर औरत अब मुझसे शादी कर ले। और वो फिर से शिवम की माँ के पास जाता है और उसको पहले उसके साथ खेलता है, गिफ्ट दिलाता है बच्चे के, और एक तरीके से जो माहौल है उसको अच्छा बनाता है। और एक दिन मौका देखकर वो शिवम की माँ को प्रपोज करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसको यही कहती है कि मेरा ये 10 साल का बेटा है और मेरा डिवोर्स हो चुका है, और मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं पूरी ज़िंदगी अब शिवम को की परवरिश में लगा दूँ और मुझे दूसरी शादी ना करनी पड़े। क्योंकि मैं कहीं पर भी शादी करूँगी तो वो जो जो मेरा पति है वो पता नहीं कैसा मिले, और दूसरा जो दूसरे बच्चे होंगे उनके साथ शिवम की बात बने ना बने, फिर वो लड़ाई झगड़े एक सौकेला साथ हो जाएगा। तो बिट्टू उसको अपनी तरफ से तो कन्विंस करता है कि मैं उसको बिल्कुल अपनी औलाद की तरह मानकर चलूँगा। लेकिन यहाँ पर शिवम की माँ बोलती है कि नहीं, जो उसके बाद हमारे बच्चे होंगे उनको लेकर फिर हमारे अंदर मतभेद होना शुरू हो जाएगा और फिर ज़िंदगी कड़वी होती चली जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मैं शादी नहीं करूँ, और तुम्हारी शादी कहीं हुई नहीं है तो तुम अपना कहीं भी कोई भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। अब यहाँ पर बिट्टू का दिमाग खराब हो जाता है। उसको लगता है कि शिवम की वजह से जो मेरी इतनी पुरानी मोहब्बत है वो मुझे ठुकरा रही है। वो पहले ठुकरा चुकी थी और अब वो डिवोर्स ही होने के बाद बावजूद भी वो मुझसे शादी करने को राज़ी नहीं है। और अगर ये शिवम ही ना हो तो उसके पास ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, और जो उसका ये एक शक है कि जो दूसरी शादी से उसके बच्चे होंगे, उनमें लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसको कहीं न कहीं ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि जब तक शिवम है, तब तक शिवम की माँ उसके बारे में सोच रही है। जब शिवम ही नहीं होगा, तो कितने दिन वो अकेली रहेगी। 2, 4, 6 या साल 2 साल बाद वो टूट जाएगी और वो शादी के लिए राज़ी हो जाएगी, और मैं इतना इंतज़ार कर लूँगा। और यही सोचकर वो अब क्योंकि शिवम के साथ खेलता था, उसको आइसक्रीम दिलाता था, चॉकलेट दिलाता था, गिफ्ट देता था। अब शिवम उससे घुला-मिला था, और अगर कोई तीसरा आदमी उनको साथ भी देखता तो उसको भी शक नहीं होता, क्योंकि रोज़ का उनका आना-जाना, रहना, खाना-पीना था, उसका घर में आना-जाना था। तो जैसे ही वो बाहर खेल रहा होता है शिवम, तो बिट्टू उसको अपने साथ लेकर जाता है कि चलो मैं तुम्हें मेला दिखाऊँगा, या बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम। और उसको बाहर ले जाता है और बाहर से फिर वो एक बस में बैठते हैं, और उसके बाद वो उसको तालाब के किनारे ले जाता है, और वहाँ पर एक गमछा होता है उसके गले में डला हुआ, मफलर, उससे वो शिवम का गला घोंट देता है। और गला घोंटने के बाद अब क्योंकि बच्चा था वो, उसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और वो उसको मार देता है। मारने के बाद वो शिवम को तालाब में फेंक देता है और उसके बाद घर पे आता है। अब शिवम की माँ शिवम को ढूँढ रही है, परेशान है, तो वो भी
और उसके साथ ढूँढने में लग जाता है। उसी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बिट्टू था उसके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी कि पुलिस कहीं ऐसा ना हो उस तालाब के किनारे पहुँच जाए, या कोई दूसरा आदमी कई बार मछली पकड़ने या कोई कपड़े वगैरह धोने के लिए कोई महिला वहाँ चली जाए और शिवम की लाश उसको मिल जाए। वो वापस उस तालाब पे अगले दिन जाता है और शिवम की माँ से यही कहता है कि मैं भी उसको ढूँढ रहा हूँ, और उस तालाब से उसको शिवम की लाश को निकालता है, अब क्योंकि वो फूल चुकी थी, और उसके बाद उसको झाड़ी में छुपाता है और उसको लगता है इसका लाश का मैं क्या करूँ? और ये सोचकर फिर वो पास के पेट्रोल पंप पर जाता है, वहाँ जो बोतल में पेट्रोल लाता है और शिवम की लाश के ऊपर वो पेट्रोल डालता है और उसके में वो आग लगा देता है। अब क्योंकि 1-2 बोतल से कोई भी बॉडी वो जलती नहीं है, उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए, जैसे शमशान घाट में ये कितने बहुत सारी लकड़ी होती है तब कहीं जाके एक बॉडी पूरी जलती है। और यहाँ पर बिट्टू सोच रहा था कि जो बोतल में पेट्रोल है उसी से शिवम की लाश पूरी जल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पेट्रोल कम पड़ जाता है। अब क्योंकि लाश पहले ही पानी में भीगी हुई थी और उसके अंदर भी पानी था, तो वो लाश जलती नहीं है। लेकिन वो आग लगाकर वापस आ जाता है और फिर शिवम की माँ के साथ ढूंढना शुरू करता है। फिर अगले दिन उसको लगता है कि लाश बाहर पड़ी है, उसकी बदबू आ रही होगी। फिर वो दोबारा से बस में बैठता है, उस तालाब के पास जाता है और उन झाड़ियों से उसकी लाश निकालता है और उसको कपड़े में लपेटता है और फिर तालाब के बिल्कुल बीच में उस लाश को लेकर जाता है और उसके पैर में कुछ भारी चीज़ बांध कर और बिल्कुल बीच में उसको लाश को छोड़ता है। मतलब एक ही लाश के लिए वो 3 बार क्राइम सीन पर जाता है। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि उसको 3 बार में 1 बार भी किसी ने नहीं देखा कि तालाब के पास क्यों आ रहा है। अब जो उसने आग लगाई होगी तो उस टाइम बदबू भी हुई होगी और आग की लपटें, धुआं भी हुआ होगा, लेकिन किसी का भी उस पर ऐसा शक नहीं जाता। और यहाँ पर जो कहानी का सार था वो ये था, पूरी कहानी का, पुलिस के पास कोई भी सबूत ना होने की वजह से भी पुलिस किस तरीके से अपराधी को पकड़ लेती है। और एक जो बिट्टू है जिसने कभी क्राइम करा ही नहीं, और वो किस तरीके से सारी प्लानिंग करता है क्राइम शो वगैरह देखकर कि किस तरीके से मुझे इसको लेके जाना है, कैसे मुझे इसकी हत्या करनी है, और कोई भी ऐसा सबूत वो छोड़ता नहीं है जो पुलिस उसको पकड़े। और बिना किसी सबूत के पुलिस उसको किस तरीके से पकड़ती है, तो झूठ बोलती है, धमकाती है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी ऐसी तो बहुत मिलेंगी जिसमें पुलिस ने मार पीट कर सच उगलवा लिया हो, लेकिन यहाँ पर ना उसको मारा ना पीटा, और सिर्फ एक जो टेक्निकल 2-3 लाइन पुलिस की थी कि हमने सैटेलाइट से तुम्हें देख लिया है, हमारे पास फुटेज हैं, तुमने उसको कहाँ मारा है और हमें सब पता है, अब तुम खुद अगर ये कबूल कर लोगे तो तुम्हें सज़ा कम होगी, और अगर तुमने खुद नहीं कबूल करा तुम्हें सज़ा ज़्यादा होगी। और ये उसको डराती है, धमकाती है, जिससे वो सारी चीज़ें कबूल करता है। तो ये थी आज की दिल्ली की सच्ची घटना। इस घटना पर आपका क्या नज़रिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।